दीप्ति प्रेग्नेंट है, उसका फुल टाइम चल रहा है और बस घर में सब लेबर पेन का इंतजार कर रहे हैं। नेहा, आज तो कॉलेज की छुट्टी मार ले बेटा। लेकिन क्यों माँ? अरे तेरी भाभी को कभी भी परेशानी हो सकती है, हमें कभी भी उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो घर कौन देखेगा? ठीक है माँ, जैसा आप कहें। थोड़ी देर में दीप्ति को दर्द होना शुरू हो जाता है और सब उसको लेकर हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करते हैं। पहले ही कह दे रही हूँ भाभी, मेरे भैया जैसा ही बेबी चाहिए हमें तो। हाँ दीदी, बिल्कुल। दीप्ति हॉस्पिटल जाती है और थोड़ी देर बाद खबर आती है कि दीप्ति को बेटा हुआ है। नेहा, तेरी भाभी को बेटा हुआ है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। मैंने कहा तुझे बता दूं कि तू बुआ बन गई है। ये सुनकर नेहा खुशी से नाचने लगती है। क्या बेटा हुआ है? वाह मम्मी, मैं कब आऊँ हॉस्पिटल, मुझे भी देखना है बेबी। अच्छा, मैं देखती हूँ। दीप्ति की मम्मी भी अपने घर की तरफ से आएंगी तो मैं तुझे उन्हीं के साथ बुलवा लूंगी। ठीक है मम्मी। थोड़ी देर में दीप्ति की मां नेहा को लेते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और सब लोग बेबी को देखने लगते हैं। मैं तो वारी जावा मेरे नवासे पर, मुझे नानी बना दिया। रमा जी बेबी को अपने गले से लगा लेती हैं। आंटी जी, मुझे भी दो ना बेबी को, मैं भी बुआ बनी हूँ। क्यों नहीं बेटा, लो भाई, तुम्हारा ही तो भतीजा है। नेहा जैसे ही बच्चे को गोद में लेती है। मम्मी मम्मी, जरा इधर सुनो ना, उधर क्या कर रही हो? अरे क्या हुआ नेहा बेटा? फेस देखो ना बाबू का जरा, बड़ा ही क्यूट सा है समधन जी। क्यूट तो है ही आंटी जी, क्योंकि बिल्कुल मेरे भैया पर गया है, 1% भी भाभी पर नहीं गया। क्या कहती है मम्मा? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम नेहा। हमारा रोहन बचपन में ना इससे भी ज्यादा क्यूट दिखता था। हाँ, अभी थोड़ा भाभी का भी मिक्स हो गया होगा ना, इसलिए थोड़ा कम दिखता है क्यूट। क्यों भाभी? फिर अपनी मम्मी की तरफ देखकर आंख मारती है। 3-4 दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद दीप्ति घर आ जाती है। सब एक साथ बैठे हुए हैं। पवन जी अपने पोते को खिला रहे हैं। देखो जरा इसकी स्माइल कितनी बढ़िया है, कैसे एकदम खिलखिलाकर खुलकर हंसता है। हाँ, एकदम भैया पर गया है ना। मम्मी आप ही तो कहती थी भैया बड़े ही अच्छे से हंसता था बचपन में। हाँ, हमारा रोहन बड़े ही अच्छे से हंसता था। मम्मी अच्छा किया आपने बता दिया, नहीं तो भाभी अपने ऊपर ले लेती। सुन रही हो ना भाभी? नेहा की बात सुनकर सब बड़े जोर से हंसने लगते हैं। जी दीदी, सुन रही हूँ। अरे अब तुम नाराज हो गई, मजाक कर रही हूँ। फिर कुछ ही दिन बाद बाबू की छठी का फंक्शन होता है और दीप्ति के मायके से उसके मम्मी पापा भाई बहन सब आए होते हैं। नेहा सबको पानी सर्व करती है। और कैसी हो खुशी? ठीक हूँ दीदी, आप कैसी है? अब हम कैसी होंगे भाई, आजकल बाबू को देखते देखते कमर पैर सब दुखा जा रहा है एकदम से। अब तुम्हारी दीदी से तो काम होता नहीं, तो अब हमको और मम्मी को ही सब देखना पड़ता है। वरना हमारे पड़ोस में ही देखो, मिश्रा आंटी की बहू 8 दिन बाद तो वॉक पर जाने लगी थी। इस नेहा की बच्ची को ना मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि। क्यों भाभी, ठीक कहा ना? जी दीदी, बिल्कुल सही कहा। आप कभी गलत कहती हैं क्या? लो खुशी, बैठी क्यों, बाबू को तो ले लो। अरे मौसी बनी हो तुम भी ना। अच्छा, सुसु पुसु का डर लग रहा है क्या? अरे जब तक 2-4 बार नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि मौसी बनना क्या होता है? हमें देखो, हम तो पूरे दिन भीगे ही रहते हैं भाई। क्यों मम्मी? सही कहा नेहा ने। लो जी, अब तुम लोगों की तरफ तो बाबू देख भी नहीं रहा है। लिची लिची चिचली, अच्छी चिचली। अभी से अपने खानदान को पहचानने लगा है बाबू, है ना? हाँ, उसे पहचान है, कौन उसके अपने। तुम्हारा भाई भी इतना ही समझदार था जब छोटा था, पूछो मत। मम्मी इसमें नई बात क्या है, बाबू पूरा हमारे खानदान पर गया है, ये तो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, है ना भाभी? हाँ दीदी, आप कभी कुछ गलत कहती हैं क्या? भाभी बाबू की आंखें तो देखो कितनी सुंदर है, एकदम बड़ी बड़ी हिरन जैसी आंखें, बिल्कुल माँ पर गई है। नजर ना लग जाए मेरे बाबू को। थैंक यू दीदी, चलो आज आपने फाइनली कुछ तो अच्छा बताया। आंखें ही सही, माँ से मिलती है। नहीं भाभी, आपसे नहीं, मेरी मम्मी से। यानी बाबू की दादी से। आपसे नहीं, आपसे तो बाबू का कुछ भी नहीं मिलता। क्या आप भी ना भाभी, आपने ये सोच भी कैसे लिया? बस आप मजाक बड़ा अच्छा कर लेती हैं। तभी सरला जी बड़े जोर जोर से अपनी आंखें मिचमिचाने लगती है और जोर जोर से इधर उधर घुमाने लगती है, क्योंकि उनको भी पता था आज इतनी तारीफ पहली बार हुई है उनकी आंखों की। नेहा और सरला जी की हदूस की इस तरह की बातों से एक दिन दीप्ति बहुत थक जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इसी बीच उसके फोन की घंटी बजती है। सामने फोन पर उसकी सहेली सिमरन थी।
कॉन्ग्रेचुलेशंस दीप्ति, कैसी है तू? बेबी कैसा है? बेबी अपने खानदान पर गया है। ये कैसा जवाब है? तभी दीप्ति एकदम जैसे सपने से बाहर आती है। ये मेरा जवाब नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है यार सिमरन। अरे लेकिन हुआ क्या यार, पूरी बात तो बता। तुझे तो अभी खुश होना चाहिए, तू लाइफ का सबसे खूबसूरत फेज जी रही है। एंजॉय योर मदरहुड यार। इतना सुनते ही दीप्ति रोने लगती है। क्या खाक मदरहुड, ये लोग एंजॉय करने दे तब ना। फिर दीप्ति पूरी बात अपनी फ्रेंड सिमरन को बताती है। बस इतनी सी बात। सुन दीप्ति, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर दो, और तब भी ना निकले तो उंगली को तोड़ ही दो। देख, अब जैसा जैसा मैं कहती हूँ तो ठीक वैसा वैसा करना, समझ गई? घर के सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। हाँ, तुझे भी ये दूध नहीं पीना है? क्या हुआ दीप्ति, क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिल्ला कहाँ रही हूँ, मैं तो बस उससे पूछ रही हूँ, तुझे भी ये दूध नहीं पीना है? तू भी अपने खानदान पर गया है, तुझे भी बस पूरे दिन 25 तरह के व्यंजन चाहिए। अभी से जिप चटकारे मार रही है इसकी, देखो। अरे तो वो शाही स्वाद जानता। हाँ, और फिर पूरे दिन वॉशरूम भागते रहो। लो, इनके भी निकल गए शाही स्वाद दीदी। सुन रही हो ना दीदी, अपने खानदान पर गया एकदम। लेकर जा रही हूँ इसे भी क्लीन कराने। दीप्ति अपने बेटे को लेकर वॉशरूम चली जाती है। देख रही हो मम्मी, भाभी कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। अब आजकल की बहुओं का यही तो है, जरा सा मजाक नहीं झेल पाती। जरा सा सास ननद कुछ कह दे तो बस आफत ही है भैया। और खाने के समय ये सारी बातें छी 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 छी, सारा मजाक किरकिरा कर दिया खाने का। नेहा और सरला जी के बीच की सारी बातें दीप्ति के कानों में पड़ रही थी और दीप्ति मंद मंद मुस्कुरा रही थी। फिर एक दिन रोहन ऑफिस से घर आता है। क्या ये एकदम सुस्त राम की तरह सुत्ता रहता है? हाँ, इसको उठाओ ना जरा दीप्ति। ल देखा, आंखें खोल, कितना ड्रामेबाज हुई है। नाटक करता है बाबू, नाटक करता है। हाँ तो बिल्कुल अपनी दादी पर गया है ना दीदी? सही कहा ना। खानदान के एक एक गुण कूट कूट कर भरे हुए, उसमें मानना पड़ेगा भाई। नेहा कोई जवाब नहीं देती। क्या हुआ दीदी, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हो? अरे मजाक कर रही हूँ भाई, आप भी यूं ऐसे मुंह फुलाकर बैठ जाती हो। देखो रोहन, देखो तो जरा दीदी को। अच्छा, अब समझी, ये मेरा बाबू ऐसे मुंह फुलाना कहाँ से सीखा? अपने खानदान से। एक दिन सिमरन दीप्ति और उसके बेटे से मिलने उसके घर आती है। यार बड़ा ही अच्छा लग रहा है तुझसे मिलकर, बड़े ही दिनों बाद मिलना हुआ। नेहा भी वहीं पास में बैठे बैठे अपने नेल्स पर नेल आर्ट बना रही थी। तभी सिमरन के दिमाग में एक तरकीब आती है। सुन, इसे जरा पानी लाने के लिए भेज, फिर तुझे कुछ बताती हूँ। अब दीदी जरा सिमरन के लिए पानी ला दो ना। ठीक है। सुन, जैसे जैसे मैं कहती हूँ तू वैसे वैसे करना। आज ये तेरा खेल मैं खत्म करवाई दूंगी। ठीक है। ये नेल्स कितने बड़े हो गए बाबू के दीप्ति, तो काटती नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये बाबू के खानदान पर ही गया है। कितने भी काट दो, हर 2 दिन में बराबर हो जाते हैं। अच्छा, ये खानदानी नेल्स है, वाह क्या बात है। और नहीं तो क्या, सामने इसकी बुआ बैठी है, उनको ही देख लो। दिखाना जरा दीदी। हाँ जी, ये देखिए, बिल्कुल अपने खानदान पर गया है हमारा बाबू। किसी चुड़ैल से 1% कम नहीं है इनके नाखून। अगर कहीं हल्के से भी लग जाए ना तो लगे चाकू चल गया, ठीक इनकी जुबान की तरह। अरे दीदी मजाक कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। लेकिन नेहा तो गुस्से में वहां से उठकर जाने लगती है। अरे आप भी ना दीदी, बिल्कुल भी मजाक सहन नहीं कर पाती। शिल्पा आज अपने इकलौते बेटे विनय के लिए लड़की देखने के लिए पूर्वी के घर आई हुई है। पहली नजर में देखने से तो पूर्वी को विनय, विनय को पूर्वी काफी अच्छे लगे थे, लेकिन अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ था। अरे रे रे, एक बार फिर लाइट चली गई। लगता है आपके यहाँ बिजली की बहुत समस्या है। वैसे आपका घर भी तो छोटा है ना, इसलिए गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही लगती होगी यहाँ। उतना वेंटिलेशन नहीं है ना? हाँ, छोटा तो नहीं कह सकते, बस यही 4 कमरे हैं जो है। और बिजली का तो क्या बताएं, जैसे ही गर्मी आती है बिजली तो जैसे बैरन हो जाती है। बड़ी मुश्किल से दर्शन होते हैं बिजली के। अब आप देख ही रहे हैं ना, पिछले 2 घंटे में तीसरी बार बिजली गई है। क्या करें, आम आदमी कर भी क्या सकता है, मजबूर है इन्हीं हालातों में जीने के लिए। वो तो भला हो जो ये इन्वर्टर और जनरेटर की खोज हो गई, वरना इस गर्मी में तो ऐसा लगता है सर ही चकरा जाएगा। अरे ये तो बहुत समस्या की बात है। इतनी लाइट काटना तो वाकई गलत है।
बड़ी दिक्कत होती होगी ना आप लोगों को। सच्ची में आपकी जगह मैं होती तो पता नहीं क्या होता। वैसे हम लोग तो ग्रेटर कैलाश में रहते हैं, बड़े बड़े घर हैं हमारी सोसाइटी में, और इतना बढ़िया वेंटिलेशन है कि गर्मी दूर हो जाती है खटाखट खटाखट। क्या बात है बहन जी, आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ बिजली जाती ही नहीं है। अरे बिजली का तो पूछिए ही मत बहन जी, बिजली तो हमारे यहाँ 28 घंटे आती है खटाखट खटाखट। 28 घंटे? अरे मम्मी ये क्या बोल रही हैं? दिन में तो 24 घंटे होते हैं ना, फिर इनके यहाँ 28 घंटे लाइट कैसे आती है? अरे तू चुप करना, बुजुर्गों की बात ऐसे बीच में नहीं काटी जाती। अरे ठीक है, बेचारी नहीं होगी उतनी पढ़ी लिखी, उनको नहीं पता होगा कि दिन में 28 नहीं 24 घंटे ही होते हैं। तो क्या हो गया, इस तरह से किसी की बात नहीं पकड़ी जाती। देखिए हमें तो आपकी बिटिया बहुत पसंद है, अब आप लोग बताइए कि आपको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। अरे बहन जी, रिश्ते की बात तो ऐसी है ना कि वैसे तो हमें भी आपका बेटा विनय बहुत पसंद आया है, लेकिन एक बार थोड़ा और विस्तार से चर्चा कर लेते तो अच्छा होता। वो क्या है ना, बिटिया के जीवन का सवाल है, शादी से पहले जितना खुलकर बातचीत हो जाए उतना ही बेहतर होता है। हाँ हाँ जी बहन जी, बिल्कुल ठीक है आपने। पूछिए, आपके मन में जो भी शंका हो खुलकर पूछ लीजिए। देखिए बहन जी, विनय जी की नौकरी और काम के बारे में तो हमने कुछ पूछा ही नहीं, बस वही जानना चाहते थे। भाई हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि दामाद जी क्या काम करते हैं। अरे सीधा सीधा कहिए ना, मेरे बेटे की इनकम जानना चाहते हैं आप लोग। देखिए पैसों की आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, पैसे तो हमारे घर में यूँ समझ लो बरसते हैं खटाखट खटाखट। जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे इतनी अच्छी जॉब है मेरे बेटे की, इसके अलावा साइड बिजनेस भी तो करता है और सैटरडे संडे कोचिंग भी पढ़ाता है। बस आप ये समझ लीजिए हर महीने लाखों रुपए आते हैं अकाउंट में खटाखट खटाखट खटाखट। पैसों में खेलेगी आपकी बेटी, चिंता की कोई बात नहीं है। आप तो बस निश्चिंत होकर इनकी चट मंगनी और पट शादी करा दीजिए। अरे वाह वाह बहन जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, आप लोग अपनी बहू को कुछ गहने वगैरह तो चढ़ाएंगे ना? गहनों की तो आप बात ही मत करो बहन जी। अरे 5-9 लाख हाथ चढ़ाए थे मुझे मेरी सास ने खटाखट खटाखट। अब वो सब आखिर किसका है, मेरी बहू का ही तो है। और आप 5 मत गिनिए, आप ये समझिए कि आपकी बेटी के पास हार की ना लाइन लगने वाली है। हमारे यहाँ नई बहू को मुंह दिखाई में हार ही चढ़ाते हैं खटाखट। मेरी देवरानी जेठानी ननद सब लोग पूर्वी को हार ही चढ़ाने वाले हैं खटाखट खटाखट खटाखट। शिल्पा की बड़ी बड़ी बातें सुनकर कामिनी, उसका पति और बेटी पूर्वी बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं और पूर्वी का रिश्ता विनय के साथ पक्का हो जाता है। जल्दी ही पूर्वी शादी करने के बाद शिल्पा के घर पहुंच जाती है। शादी के बाद, अरे माँ जी, टंकी में एक बूंद भी पानी नहीं है, यहाँ पानी कब आता है? अरे इसमें पूछने जैसी क्या बात है, पानी तो तभी आएगा ना जब लाइट आएगी। जैसे ही लाइट आए मोटर चला लेना, हाँ टंकी भर जाएगी। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? माँ जी परेशान इसलिए हूँ क्योंकि लाइट भी तो नहीं आ रही है सुबह से। यहाँ लाइट कब जाती है? अरे भाई तू जाना यहाँ से, क्यों मेरा दिमाग चाट रही है? मैंने कोई मुट्ठी में तो बंद नहीं कर रखा है बिजली और पानी को, जब आएगा तब आएगा। सास का जवाब सुनकर बेचारी पूर्वी चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। पूरा दिन बीत जाता है लेकिन बिजली का तो नामो निशान नजर नहीं आता। बिजली ना होने के कारण घर में पानी की भी भारी किल्लत हो रही थी। शुरुआत के 2-3 दिन तो पूर्वी किसी तरह बिता लेती है, लेकिन 3 दिन के बाद उसके सब्र का पैमाना छलक जाता है। माँ जी क्या है ये सब? 3 दिन से देख रही हूँ पूरा दिन लाइट गायब रहती है। मुश्किल से 3 या 4 घंटे के लिए लाइट आ रही है। उस 4 घंटे में समझ में नहीं आता कमरे में लेटकर अपनी नींद पूरी करूँ, टंकी भरूँ, नहाऊँ या घर के काम निपटाऊँ। और आपने क्या कहा था शादी से पहले कि आपके यहाँ 28 घंटे लाइट आती है? यही है आपकी 28 घंटे वाली लाइट? अरे बेटा, मैंने झूठ का बोला था? बिल्कुल 100% सच बोला था। मैंने क्या कहा था? यही ना कि हमारे यहाँ 28 घंटे लाइट आती है। तो वो 28 घंटे मैंने एक दिन के नहीं, एक हफ्ते के बताए थे। हफ्ते में 28 घंटा मतलब एक दिन में 4 घंटा। अब तू बता, मैंने सच बोला कि झूठ? ये तो सरासर धोखा है माँ जी। लंबी लंबी फेंकते समय आपने ये नहीं बताया था कि आपके यहाँ एक हफ्ते में 28 घंटा लाइट आती है।
मेरी तो सारी जिंदगी पानी क्या बिजली का इंतजार करने में ही बीत जाएगी। शाम के समय। अरे ठीक है, मान लिया आपके यहाँ लाइट नहीं आती, जाने दीजिए, मिट्टी डालिए इस लाइट पर कम से कम एक जनरेटर तो लगवा दीजिए। जब जनरेटर चलेगा ना तो खट खट खटाखट तो बिजली भी आ जाएगी फटाफट फटाफट। आपके अकाउंट में जो हर महीने लाखों रुपए आते हैं खटाखट, उनमें से थोड़े पैसे निकाल कर लगाइए ना फटाफट। अरे लाखों रुपया आते तो ज़रूर है, लेकिन उन्हें खर्च करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहते हो? तुम्हें अधिकार नहीं है तो किसे है? अरे मेरे अकाउंट में जो लाखों रुपये आते हैं ना, वो मेरे नहीं है, कंपनी के हैं। अरे बाबा, मैं कंपनी में अकाउंटेंट हूँ ना, तो सारा पैसों का लेन देन मेरे पास रहता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं पैसों का मालिक हो गया। मेरी तो 20,000 की तनख्वाह है, उसी में घर चलाना है तुम्हें। अरे लेकिन तुम्हारी मम्मी ने कहा था तुम कोई साइड बिजनेस करते हो, सैटरडे संडे कोचिंग लेते हो, कहाँ जा रहा है वो सारा पैसा? अरे यार, साइड बिजनेस नहीं है, बस ऑफिस से आने के बाद थोड़ी बहुत देर शेयर मार्केट देख लेता हूँ, और उसमें भी ना सारा पैसा डूब रहा है। प्रॉफिट में कुछ नहीं चल रहा। सैटरडे संडे में 2 बच्चों को कोचिंग देता हूँ, 2,000 मिलते हैं। तुम देख लो, उसमें तुम्हारा कुछ भला हो जाए तो फीस के पैसे तुम्हें दे दूंगा बस। पूर्वी पति की बातें सुनकर अपना माथा पकड़कर ठगी सी रह गई थी। खैर, अब किया भी क्या जा सकता था, शादी तो हो चुकी थी और समझदारी तो अब इसी में थी ना कि बात को बढ़ाने के बजाय अब जो है जैसा है उसी में गुजारा करने की आदत डाल ली जाए। एक दिन, माँ जी जल्दी आइए, आपको पता भी है कितना बड़ा कांड हुआ है आज। अरे क्या हो गया ऐसा जो तू इतना शोर मचा रही है? आपको शर्म नहीं आती मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड करते हुए? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप ये सब अपने इकलौते बेटे की पत्नी के साथ कर रही हो? अरे महारानी ताने ही सुनाती रहेगी खटाखट, या साफ कुछ समझाएगी भी? आपने क्या कहा था मुझसे शादी के समय? क्या आप मुझे 5 9 लाख हार चढ़ाएंगे? हाँ तो चढ़ाए तो है तुझे। आपको पता है, मैं गहनों पर पॉलिश कराने के लिए ज्वेलर के पास गई थी, तब उसने मुझे बताया कि ये सारे के सारे नकली है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी चढ़ाई आपने मुझे, और क्या कहा था आपने कि आपके सारे रिश्तेदार मुझ पर 9 लाख हार चढ़ाएंगे। खटाखट खटाखट, यही है आपके 9 लाख हार। देख बहू, पहले तो तू ना मुझसे जुबान संभाल कर बात किया कर। मैंने कोई झूठ नहीं बोला था तुझसे, यही तो कहा था कि 5 हार चढ़ाऊंगी। अब तू बता, मैंने तुझे 9 लाख हार चढ़ाया कि नहीं? और मैंने ऐसा कब कहा था कि वो सारे हार सोने के होंगे हैं? अरे बेटा, मेरी सास ने भी मुझे आर्टिफिशियल ही चढ़ाए थे। और तुझे एक राज की बात बताऊं, 20 साल तक तो मुझे भी पता नहीं था कि ये सारे नकली है। अरे बेटा, किसी को पता नहीं चलता, और ज़रूरत क्या है किसी को बताने की असली है कि नकली? तू भी ऐसे ही पहनती रह खटाखट खटाखट। सास की बात सुनकर बेचारी अपना माथा पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। हे भगवान, आपकी बातें सुनकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। अब भगवान के लिए ये मत कहिएगा कि ये मकान भी आपका अपना नहीं, किराए का है। अरे बहू, इस कॉलोनी में किराया तुझे पता है कितना है? ये मकान किराए का नहीं है, ये तो तुम्हारे ससुर जी की बहन का है। अरे दीदी अमेरिका में रहती है ना, तो उनका घर खाली पड़ा हुआ था। कहने लगी तुम लोग घर में रहो, किराए की कोई चिंता नहीं, बस इसलिए हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। कुल मिलाकर शिल्पा के किए हुए सारे वादों की हवा निकल गई थी और सब के सब फुस साबित हुए थे। लेकिन सासू माँ की इन बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत के कारण बेचारी पूर्वी की जिंदगी की तो बैंड बज गई थी। खटाखट खटाखट खटाखट। रीना शादी के बाद से ही ससुराल में सबको दबा कर रखती, हर बात पर खुद को सबसे बेस्ट साबित करने की कोशिश करती। क्या माँ जी, देवर जी की शादी है, लेकिन आपके बस की नहीं कि बाजार से एक रुमाल खरीद कर ला सके। भाभी, मम्मी ने हम लोगों को बड़ा कर दिया, शादी ब्याह सब हो गया। तब तो आप नहीं थी ना जो आज माँ को ताना दे रही है। एक तो तुम लोग यहाँ आती हो, फिर मेरे और माँ के बीच लड़ाई करवाती हो। अरे सही तो बोल रही है मेरी बिटिया, घर की बहू हो और 4 काम करना पड़ गया, इसमें क्या होशियारी दिखाना। अरे करना है तो करो, नहीं तो। बस ये सुनकर रीना का तांडव शुरू हो जाता है। वो चिल्लाने लगती है, हाँ हाँ, सारे काम करवाने के लिए रीना रीना, लेकिन जब काम हो जाए तो धमकी। अरे वाह जी वाह, अब देखो मैं क्या करती हूँ। घर पर छोटे देवर की शादी
ऊपर से भाभी नाराज। अरे रीना बहू दिखाई नहीं दे रही, उसे बोलो छोटी बहू के घर जाकर उन लोगों से पूछ ले, कोई काम की जरूरत तो नहीं है। लेकिन रीना बहू हो तब ना। पापा भाभी तो मायके चली गई, ये कहकर गई है कि शादी में भी नहीं आएंगी। अरे ये क्या बात होती है, समाज क्या कहेगा। और अब जब सब घर में आने वाले हैं, ऐसे में बड़ी बहू का घर में ना होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये बात। अरे पापा रहने दो ना उसे, वहीं छोटी छोटी बात पर घर पर कलेश करती है। सोचती है खुद किसी को कुछ भी बोले लेकिन उसे कोई कुछ ना बोले। ऐसा होता है क्या? अरे फिलहाल तो बहू को मना कर लाना जरूरी है। ड्राइवर से बोलो कार निकाले, हम खुद जाएंगे। घर के सभी लोगों को बहू पर गुस्सा आता है। जो आदमी अपने उसूलों के आगे किसी के सामने नहीं झुका, वो कल की आई एक लड़की को मनाने जा रहा है। पता है ना माँ, पिताजी को समाज, परिवार और आस पड़ोस की कितनी परवाह है। पापा सबके सामने मिसाल कायम करके खड़े हैं कि उन्होंने पूरा परिवार बांध कर रखा है। ऐसे में भाभी नहीं होंगी तो पापा की प्रतिष्ठा में उंगली तो उठेगी ही ना। ये भाभी की जीत नहीं, सबसे बड़ी हार है, हार। उधर मायके में रीना की माँ। अरे बेटी क्या बात है, इतने पैसे वाले लोगों को घुटने में ले आई तू। देख तेरा ससुर कैसे गाड़ियों का काफिला लेकर आया है हम लोगों के दरवाजे। अरे माँ बस बहुत हो गया इन लोगों का नाटक। अब तो देखो वो जो इन लोगों का दूसरा बंगला है ना, देवर की शादी के बाद वहां जाकर रहूंगी मैं, देख लेना। तभी ससुर बहू के मायके आते हैं। रीना की माँ नाटक करती है। अरे आइए भाई साहब, अरे देखे ना कब से समझा रही हूँ कि ससुराल में तेरी जरूरत है, चली जा बेटा। लेकिन पता नहीं क्या बात मन को लग गई है, आई तब से रोए जा रही है। ससुर जो बहू की माँ की हरकतों से अच्छे से वाकिफ थे। देखिए वो सब हम बाद में देख लेंगे, हमारे घर का मामला है। फिलहाल रीना बेटा घर चलो, वहाँ तुम्हारी जरूरत है। बड़ी बहू हो तुम, लोग क्या कहेंगे। देखिए पिताजी, आप खुद आए हैं तो ठीक है, मैं चल रही हूँ। लेकिन मैं साफ साफ कह देती हूँ, देवरानी के आने के बाद मैं उस घर में नहीं रहने वाली। वो तो तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पहले ही फैसला ले लिया है कि मैं तुम्हें दूसरे बंगले में शिफ्ट कर दूंगा। छोटे की बीवी और वो हम लोगों के साथ रहेंगे। रीना को तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई। तो फिर ठीक है ससुर जी, चलिए चलते हैं। रीना ससुराल चली जाती है और अच्छे से शादी हो जाती है। छोटी देवरानी जैसे ही घर में कदम रखती है, हाय रे, न जाने किसके अपशगुनी पैर हम लोगों के घर पड़े हैं। बत्ती ही चली गई, करो अब अंधेरे में सारी रस्में। तभी नौकर कहता है, अरे नहीं बड़े बहू जी, वो तो बत्ती आई है, जनरेटर बंद किए है ना अभी। छोटी बहू के तो पैर बहुत ही सगुन वाले हैं। अरे 2 दिन से पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा था, अब जाकर लाइट आई है। अरे हाँ ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नौकर हो, नौकर की तरह रहा करो। देख रीना, हम लोगों के घर हमेशा से इतना पैसा नहीं था। तेरे ससुर ने बहुत मेहनत से कमाया है। नौकरों से अच्छे से बात किया करो, ये हमारा परिवार ही है। हाँ ठीक है। वैसे मेरे मायके में नौकर चाकर रहे नहीं, लेकिन सब जानती हूँ कैसे बात करनी होती है इनसे। नौकर मुंह लटकाकर चला जाता है। अरे देवरानी जी, कुछ बोलोगी भी कि बस ऐसी ही सबको घूरती रहोगी? लेकिन छोटी देवरानी कुछ नहीं बोलती। अगले रोज, अच्छा तो मैं चली दूसरे बंगले में। यहाँ सब आप लोग आराम से खुशी खुशी रहो अपनी नई बहू के साथ। रीना का पति कहता है, लेकिन मैं अपना घर माँ पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ये तो पक्की बात है। तो ठीक है ना, आप रहो, मैं और बच्चे तो जाएंगे। कौन रहेगा यहाँ सर्कस में? छोटी देवरानी बोल पड़ती है, दीदी आप इस घर को और घर के लोगों को ऐसे नहीं कह सकती। हाँ रीना भाभी, छोटी भाभी सही कह रही हैं। तभी ससुर जी आते हैं। बड़कू बेटा, अपनी बीवी को लेकर जाओ दूसरे बंगले में, हम लोगों के लिए छुटकी बहू है।
पिता का ऑर्डर मानकर बड़ा बेटा रीना और बच्चों को लेकर चला जाता है। आज सब कान खोलकर सुन लो, वो घर की बड़ी बहू है, बड़ी ही रहेगी। समाज में, परिवार में, हर जगह उसे हमारी बड़ी बहू के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, कोई भी उससे गलत व्यवहार नहीं करेगा। अब क्या था, जेठानी रीना आए दिन घर आती और अपनी देवरानी को खरी खोटी सुना जाती। इन लोगों को जो तुम बहुत अच्छा समझ रही हो ना, अरे मैंने कैसे कैसे 5 साल काटे हैं मैं ही जानती हूँ। अरे मैं तो कहती हूँ तुम भी इन लोगों को मुंह मत लगाना। देखिए दीदी, अभी तक तो मेरे साथ सब ठीक है, जब कुछ होगा बुरा तो बता दूंगी। अरे मैंने तो इस घर को घर बनाया है, वरना जब मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, पूरा घर ऐसे लगता था जैसे चिड़ियाघर। सास को तो किसी चीज का सहूर ही नहीं था। ठीक है ना दीदी, अब देखिए आप नहीं है, लेकिन घर माँ जी ही तो चला रही हैं। मैं तो वही करती हूँ जो वो कहती हैं। अरे एक बात और, बुढ़िया ना बहुत गहना रखी हुई है। अब मैं तो यहाँ हूँ नहीं, तुम ही देखना कहीं ननद ही सारा गहना ना चंपट कर दे। वैसे कायदे से तो बेटी का ही गहना बनता है ना दीदी, हम लोगों को वो दे दे प्रसाद समझकर रख लेंगे। आखिर सास की यादगिरी भी तो बहू के पास होनी चाहिए ना। अरे पता नहीं तेरी माँ ने तुझे कोई संस्कार ही नहीं दिए। अरे इन लोगों को जानती नहीं है तू। तभी ससुर वहां आ जाते हैं और छोटी को डांटने लगते हैं। छोटी बहू, मैंने तो तुम्हें अच्छा समझा था, लेकिन तुम भी। नहीं पापा जी, मैं तो सिर्फ दीदी से बात कर रही थी। हाँ, ये क्या कह रही थी पापा जी जानते हैं आप, कि बुढ़िया मर गई तो सारा गहना बेटी को दे जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था छोटी कि तू भी ऐसी निकलेगी। तभी वहां सास और ननद आ जाते हैं। छोटी बहू दोनों को देखकर डर जाती है कि सास कहती है, नहीं नहीं, हम लोगों ने दोनों बहुओं की बात सुनी है। छोटी बहू की हर बात ठीक और संस्कारी थी। बड़ी बहू इस घर की हम लोगों की दिल खोल कर बुराई कर रही थी। जेठानी जैसे भी क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि देवरानी भी वैसे ही निकले। हर एक के घर के अपने संस्कार हैं। बड़ी, तूने अलग घर ले लिया है, अब यहाँ का रास्ता भूल ही जा तो अच्छा है। छोटी सास की बात सुनकर चैन की सांस लेती है। खाना खाना खाना। अगर शुक्ला परिवार में सुबह से लेकर शाम तक कभी किसी चीज की बात चलती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ खाना। इनके परिवार में खाने के अलावा और किसी और चीज की बात ही नहीं करता कोई, जिससे इनकी बहुएं बहुत परेशान हो चुकी हैं। देखे तो विमला जी, इस कुकिंग शो में ये सब कितनी अच्छी अच्छी डिशेस बना रहे हैं, और मेरा तो ये पनीर वाली डिश देखकर ना इसे खाने का इतना मन कर रहा है कि बस अभी कोई बना कर ला दे और मैं खा लूं। अरे तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, मैं अभी राधिका बहू को बोल देती हूँ, वो आपके लिए ये बना देगी। राधिका बहू, और राधिका बहू, आई मम्मी जी। राधिका वहां आती है। जी मम्मी जी। बेटा, इस कुकिंग शो में ना इस शेफ ने ये पनीर टिक्का बनाया है। अरे सर, देख देख कर तेरे पापा जी का इसे खाने का मन कर रहा है। तू एक काम कर, तेरे पापा जी के लिए ये बना कर ले आ। पनीर टिक्का? अच्छा ठीक है मम्मी जी। हाँ बेटा, और थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेना, टीवी में देख देख कर मेरा भी पनीर टिक्का खाने का मन कर गया। जी मम्मी जी। राधिका मुंह बनाकर किचन में चली जाती है, जहां उसकी जेठानी निशा बर्तन धो रही थी। अरे क्या हो गया तुझे, इस तरह मुंह क्यों बनाया हुआ है? आप तो समझदार हो, समझ जाओ। अभी तक सुबह के नाश्ते के बर्तन धुले नहीं और मम्मी जी ने पनीर टिक्का बनाने का ऑर्डर दे दिया। पता नहीं इस घर में कभी हमें खाना बनाने से फुर्सत मिलेगी कि नहीं। जब देखो तब खाना खाना खाना। अभी बस थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर बाद दोपहर के खाने की भी क्या क्या फरमाइश आएंगी पता नहीं। राधिका पूरा 1 घंटा लगाकर गर्मी में अपने सास ससुर के लिए पनीर टिक्का बनाकर ले आती है। ये लीजिए मम्मी जी, पापा जी, पनीर टिक्का बना दिया मैंने। बेटा, पनीर टिक्का तो तूने बना दिया, लेकिन अगर इसके बाद खाने में थोड़ा वेज बिरयानी हो जाती तो लंच बढ़िया सा हो जाता। यार जिस सीरियल में ना सब वेज बिरयानी खा रहे हैं तो मेरा भी मन कर गया। हाँ बेटा, इस पनीर टिक्के से मुंह का स्वाद तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन पेट नहीं भरेगा। तो निशा बहू के साथ मिलकर तू वेज बिरयानी बना ले और उसके साथ थोड़ा रायता भी बना लेना।
और आज ना मौसम थोड़ा बारिश का हो रहा है, तो शाम की चाय के साथ पकौड़े कर लेना। और रात के खाने के लिए? रात का खाना? रात के खाने में तो अभी बहुत टाइम है पापा जी। पहले दोपहर का खाना तो बना ले, उसके बाद रात के खाने के बारे में सोचेंगे। गर्मी से परेशान राधिका अपनी जेठानी के कमरे में जाती है। वो परेशान होकर निशा को सब कुछ बता ही रही थी, तभी निशा का फ़ोन बजता है। अरे निशांत जी का फ़ोन, ज़रूर ऑफिस में मेरी याद आ रही होगी इसलिए फ़ोन किया होगा। अच्छा ठीक है दीदी, आप बात करो, मैं चलती हूँ। निशा फ़ोन उठाती है। हेलो जी, क्या बात है? लगता है आज बहुत याद आ रही है मेरी। हाँ बिल्कुल, अभी ऑफिस में राघव ने अपने बर्थडे की पार्टी दी तो समोसे मंगाए थे। मैंने खाए तो मुझे ना समोसे में वो बात नहीं लगी जो तुम्हारे हाथ के समोसे में होती है। वो तो है, लेकिन आपने ये बताने के लिए मुझे फ़ोन किया है? अरे नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि समोसे देखकर ना समोसे खाने का मन हो गया। इन समोसों को खाकर तो कोई मज़ा आया नहीं, तो आज शाम को तुम चाय के साथ बस समोसे बना लेना। वैसे भी आज सैटरडे है तो जल्दी घर आ जाऊंगा। ठीक है, चलो बाय। ये बोलकर निशांत फ़ोन रख देता है। मुझे तो लगा था आज मेरी याद आ रही है इसलिए फ़ोन किया होगा, लेकिन मैं ये कैसे भूल गई कि खाने के अलावा कभी कोई और बात करने के लिए फ़ोन करती ही नहीं। लंच बनाना है, चलती हूँ किचन में। निशा और राधिका मिलकर लंच में वेज बिरयानी और रायता बनाती है। खाना खाकर वो दोनों बस थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करने जाती है कि थोड़ी ही देर में निशांत और रोहन घर पर आ जाते हैं और बेचारियों को फिर से किचन में जाकर समोसे और पकौड़े बनाने पड़ते हैं। अरे सुनो, साथ में हरी चटनी भी बना लेना। हाँ हाँ बना रही हूँ। आए बड़े, हरी चटनी भी बना लेना। इन लोगों ने ना हद करके रखी है। दुनिया के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में इतना खाना नहीं बनता होगा जितना एक दिन में हमारे घर में बन जाता है। बेचारी दोनों बहुएं पूरा दिन खाना बना बना कर परेशान हो जाती हैं। तभी संडे के दिन, अरे आ गए आप तीनों वॉक से? हाँ मम्मी, आज इतने दिनों के बाद पापा के साथ वॉक की तो मज़ा आ गया, वरना पूरा दिन ऑफिस में बैठे बैठे पूरी बॉडी अकड़ जाती है। सच कहा यार, वैसे अगर उस ब्रेड पकोड़े वाले ने दुकान खोल ली होती ना तो वहाँ से ब्रेड पकोड़े ले आते। हाँ बेटा, लेकिन अब वो तो देर से ही दुकान खोलता है, क्या करे। अरे अब तो कचौड़ी वाले ने भी वहाँ से अपनी दुकान हटा ली, वरना कम से कम कचौड़ी ही ले आते। अरे कोई बात नहीं, बहू है ना, वो दोनों बना देंगे। बेटा तुम दोनों जाओ और जाकर सबके लिए ब्रेड पकौड़े और कचौड़ी बना लो। और साथ में कुछ मीठा भी बना लेना। यहाँ सब तो गर्म हो जाएगा, तो मीठे में ना कुछ ठंडा बनाना। अच्छा, मीठे में सिर्फ एक चीज़ बनानी है या उसमें भी वैरायटी करें? अगर वैरायटी हो जाए तो अच्छा ही है, बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है और चुपचाप किचन में चली जाती हैं। अब संडे का दिन था, तो सुबह से शाम तक सब घर वालों के खाने की फरमाइशों के लिस्ट पर लिस्ट उनके पास आती जाती। पूरा दिन खाना बना बनाकर बेचारी दोनों इतनी थक जाती हैं कि बिस्तर पर लेटते ही उन्हें नींद आ जाती है। अगले दिन, आज तो डिनर में मज़ा आ गया बहू, क्या दाल मखनी और तंदूरी रोटी बनाई थी। और शाही पनीर तो क्या लाजवाब बनाया था। सच में, और वो दाल वाली कचौड़ी तो आए होए होए। हाँ लेकिन मीठे में ना वैरायटी कम थी, सिर्फ खीर और कस्टर्ड। अगर थोड़ी और वैरायटी होती तो मज़ा आ जाता। अरे क्या आप भी वैरायटी कम थी? इधर हमने कोई बुफे लगाया हुआ है क्या? ये सारा खाना बनाने में पूरे 4 घंटे लगे हैं हम दोनों को, और आप कह रहे हो कि वैरायटी कम थी। अरे नहीं नहीं बेटा, सब ठीक था, और जो वैरायटी कम रह गई वो तुम कल नाश्ते में बना लेना। मैं तो सोच रहा हूँ कल नाश्ते में रबड़ी के साथ पराठा मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। हाँ, रबड़ी के साथ पराठा, ओए होए होए होए। इससे पहले कि वो कुछ और बोले, दोनों ही देवरानी जेठानी अपने अपने कमरों की तरफ सरक लेती हैं। रात के समय, अरे क्या इतनी रात को फोन चला रहे हो, सो जाओ ना। अरे मैं तो सो ही रहा था विमला जी, ये फ़ोन ना फोमेटो की ओर से ऑफ़र आया हुआ है, गुलाब जामुन पर 50% डिस्काउंट। लेकिन हमारी लोकेशन पर बारिश हो रही है तो डिलीवरी में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैंने ये देख लिया तो मेरा खाने का मन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अब आपने बोल दिया ना तो मेरा भी गुलाब जामुन खाने का मन कर गया। एक काम करते हैं, बहुओं को बोलते हैं, वो दोनों मिलके बना लेंगे तो गुलाब जामुन जल्दी बन जाएंगे। विमला और नरेश हॉल में जाकर अपनी दोनों बहुओं को आवाज़ लगाते हैं। रात के 12:30 बजे उन दोनों की आवाज़ सुनकर सब घबरा जाते हैं और जल्दी से नींद में ही हड़बड़ाते हुए हॉल में आते हैं। क्या हो गया, भूकंप आया क्या?
अरे भूकंप नहीं बहू, गुलाब जामुन। हैं? गुलाब जामुन वो कैसे आया? अरे आया नहीं बेटा, वो जोमेटो पर ना गुलाब जामुन का ऑफर आ रहा था, लेकिन इस टाइम बारिश की वजह से डिलीवरी में बहुत टाइम लग जाता, तो सोचा हमारे घर में तो इतनी अच्छी अच्छी बहुएं हैं, इतना अच्छा खाना बनाती है, उन्हें ही कह देते हैं, वही हमारे लिए गुलाब जामुन बना देंगी। क्या? गुलाब जामुन, वो भी इतनी रात को? वैसे सच बताऊं तो मेरा भी गुलाब जामुन खाने को मन कर गया। जाओ राधिका, जाकर बना ही लो। बेचारी देवरानी जेठानी इतनी रात को एक दूसरे के चेहरे को ताड़ती हुई किचन में जाती हैं और आधी रात को गुलाब जामुन बनाती है। अब तो ये सब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इन लोगों का तो खाने का कोई टाइम ही नहीं है। पहले तो दिन में ही हमें खाने के लिए परेशान करते थे, लेकिन अब तो आधी रात को भी। अब पानी ना सर के ऊपर से निकल रहा है दीदी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या? एक काम करते हैं, सबको ना मेरे मायके लेकर चलते हैं। और आप जानती हो मेरे मायके वाले कैसे हैं। पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और मम्मी रिटायर्ड पीटी टीचर। 2 दिन में सबको सीधा कर देंगे। अरे तो फिर देर किस बात की? वैसे भी बहुत टाइम से हम सब हॉलीडे पर नहीं गए, तो हॉलीडे के बहाने तुम्हारे घर चलते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी हॉलीडे के लिए घर वालों से बात करती हैं और कुछ दिन के लिए राधिका सब ससुराल वालों को ले जाती है अपने मायके। अच्छा किया जो आप हॉलीडे के लिए यहाँ पर आ गए। इतने दिनों से राधिका से मिले भी नहीं थे। अब आपको कम से कम 1 महीना तो हमारे यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। अरे क्यों नहीं समधन जी, बिल्कुल रुकेंगे। वैसे भी किसी के घर पर मेहमान बनकर रहने में तो हमें बड़ा मजा आता है। रोज नया नया अलग अलग खाने को जो मिलता है। बिल्कुल मम्मी जी, वैसे भी मैं अपने मायके आई हूँ तो आपको हर रोज़ नया नया और कुछ अलग खाना तो मिलेगा ही। आप सब बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तुझे पता है ना, मुझे तेरी शादी के बाद तुझसे काम करवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बैठ, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। राधिका की मम्मी सबके लिए चाय लेकर आती है, लेकिन जैसे ही राधिका के ससुराल वाले उस चाय का रंग देखते हैं तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। समधन जी, आपको नहीं लगता इस चाय का रंग कुछ अलग है? लगता है आप चाय में दूध डालना भूल गए हैं। अनीता चाय में दूध डालना नहीं भूली समझी जी। हम लोग चाय में दूध नहीं डालते। चाय में दूध मतलब जहर, बहुत एसिडिटी होती है, इसलिए हम हमेशा ये बिना दूध वाली हर्बल चाय पीते हैं। आप भी पीजिए, आपको भी अच्छी लगेगी। हाँ जी, इसके साथ खाने के लिए मैंने ये मखाने भी रोस्ट किए हैं विदाउट एनी सॉल्ट और मसाला। हेल्थी रहता है। अरे लीजिए लीजिए, शर्माइए मत। हैं? अरे हैं क्या कर रहे हैं रोहन जी? पीजिए ना, हर्बल टी विद टेस्टी मखानास, यू विल लाइक इट। मम्मी जी, पापा जी, आप भी लीजिए ना। हाँ। अब शर्माते बेचारे क्या ना करते। समधन जी ने इतने प्यार से हर्बल टी बनाई तो सबको पीनी ही पड़ी, लेकिन उसे पीकर सबके मुंह का नक्शा जो आड़ा टेढ़ा हुआ, उसे देखकर दोनों देवरानी जेठानी को खूब मजा आया। अगली सुबह, अरे सुबह के 4:30 बज गए और तुम्हारे ससुराल वाले अभी तक जागे नहीं राधिका? नहीं पापा, मेरे ससुराल वालों को सुबह 7 बजे उठने की आदत है, वो इतनी जल्दी नहीं उठते। तभी वो सब ऐसे हैं। अगर सुबह उठकर सब जॉगिंग पर जाते तो ऐसे थुल नहीं होते। वो 1 महीने के लिए यहाँ पर आए तो हम यहाँ से बिल्कुल फिट करके भेजेंगे। तुम जाकर अपनी सास और जेठानी को जगाओ, तब तक मैं बाकी सबको जगाता हूँ। राधिका और उसके पापा सबको जगाकर सुबह सुबह जॉगिंग पर ले जाते हैं। अब जो लोग महीने में एक बार 15 मिनट की वॉक करते हो, उनका 1 घंटे की जॉगिंग के बाद क्या हाल हुआ होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। बस समझे जी, अब और जॉगिंग नहीं होगी मुझसे। थोड़ी देर और चलाना तो बेहोश होकर यहीं गिर जाऊंगा। हाँ पापा, बिल्कुल ठीक है आपने। हाँ समधन जी, चलिए अब घर चलते हैं। आप भी तो थक गई होंगी ना। अरे नहीं, अभी तो आधे घंटे एक्सरसाइज और करनी है। चलिए, जॉगिंग तो पूरी हो गई, अब एक्सरसाइज करते हैं। चलिए कम ऑन। 1 घंटे की जॉगिंग के बाद अब राधिका के मम्मी पापा सबको आधे घंटे कार्डियो और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। सुबह 6:30 बजे सब लचार पचार हालत में घर आते हैं। हे भगवान, इन लोगों ने तो पूरा दम ही निकाल दिया। अरे आप सब लोग बैठ क्यों गए? जल्दी से नहा लीजिए, तब तक हम सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर रेडी करते हैं। आ जाओ राधिका, थोड़ी हेल्प कर दो। मैं भी आती हूँ। अब सब लोग ये सोचकर खुश होते हैं कि नहाने के बाद उन्हें अच्छा नाश्ता मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो नहाकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं
वैसे ही उनके चेहरे की सारी खुशी दिल के अरमासुओं में। ये क्या है? ये ब्रेकफास्ट है। माफ करना समदन जी, लेकिन हमसे ये इतना रूखा सूखा नाश्ता नहीं खाया जाएगा। हम आपके घर पर मेहमान बनकर आए हैं, तो हमारे लिए कुछ चटपटा मसालेदार कुछ अच्छा सा बनाइए ना। देखिए विमला जी, ये बात तो आपने सुनी ही होगी, अतिथि देवो भव। अब आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि होता है देवता के समान, इसलिए हम आपको ऐसा खाना खिलाना चाहते हैं जिससे आप स्वस्थ रहो। अरे लेकिन देखिए बहन जी, आपको और भाई साहब को बीपी की तकलीफ है। आज जॉगिंग करते हुए देखा था मैंने आप दोनों को किस तरह हाँफ रहे थे। आप लोगों के लिए तेल मसाले वाला खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए आप यही सलाद और वेजिटेबल दलिया खाइए। हाँ, मम्मी और पापा के लिए तेल मसाले वाला खाना अच्छा नहीं है, लेकिन हम तो तेल मसाले वाला खाना खा सकते हैं। और वैसे भी कल रात को मूवी देख रहा था, तो उसमें ना वो छोले भटूरे खा रहे थे। एक काम करते हैं, आज ब्रेकफास्ट में ना छोले भटूरे मंगा लेते हैं। ना 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 जमाई जी, खाना तो आपको भी यही खाना चाहिए। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से जितनी तेज़ी से आपका पेट आगे निकल रहा है, ये तेल मसाले वाले खाने का तो आपको नाम भी नहीं लेना चाहिए। अब ये सुनकर तो उन सब के आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। वो चुपचाप दलिया और सलाद मुंह बनाते हुए खा लेते हैं। अगले दिन चलिए समधी जी, वॉक पर चलते हैं। क्या? फिर से वॉक? हाँ जी, हम लोग तो सुबह और शाम दोनों टाइम वॉक पर जाते हैं। रोहन बेटा, निशांत बेटा, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। आज मैं तुम्हें हमारा स्पेशल वाला जूस पिलाऊंगा। अरे वाह, जूस! अब फिर तो हम भी चलते हैं समधन जी। अब जूस के लालच में सभी शाम के वॉक के लिए चले जाते हैं और राधिका के मम्मी पापा उनसे पूरे 1 घंटे तक वॉक करवाते हैं। बस समधन जी, बस अब और वॉक नहीं होगी, जल्दी से जूस पिला दीजिए ना। जी बिल्कुल, चलिए जूस पीते हैं। राधिका के पापा सबके लिए जूस लेकर आते हैं, लेकिन जूस पीते ही उनका जो हाल होता है। ये क्या है? अरे किस चीज का जूस है ये? करेले का जूस है भाई साहब, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। हम तो पता नहीं कितने सालों से रोज़ ये करेले का जूस पी रहे हैं, इसीलिए ना कभी हमें आज तक डायबिटीज़ हुई, ना ही कभी कोई बीपी की शिकायत। मैं तो कहता हूँ आप भी हर रोज़ इसे पीना शुरू कर दीजिए। देखो तो निशा दीदी सबकी शक्लें, मुझे तो इनकी शक्ल देखकर इतनी हंसी आ रही है कि क्या बताऊं। हाँ यार, तुम्हारे मम्मी पापा ने सही अकल ठिकाने लगाई हुई है सबकी। दोनों देवरानी जेठानी को घर वालों की ऐसी हालत देखकर खूब मजा आ रहा था, क्योंकि राधिका के मम्मी पापा के सामने वो लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। अब हर रोज राधिका के मम्मी पापा सबको सुबह सुबह उठा देते, ज़बरदस्ती उनसे जॉगिंग और एक्सरसाइज करवाते और डाइट फूड खिलाते, जिससे थोड़े ही दिन में उन सबकी हालत खराब हो गई। बेटा, अब तो हो गया 1 महीना, चलो अपने घर चलते हैं। अरे कहाँ मम्मी जी, अभी कहाँ 1 महीना हुआ, अभी तो पूरे 20 दिन बाकी है 1 महीना होने में। और वैसे भी मैं इतने टाइम बाद मम्मी पापा के पास रुकने आई हूँ, मुझे इतनी जल्दी घर नहीं जाना। राधिका की बात सुनकर उसकी सास और परेशान हो जाती है। कुछ दिन बाद, इतने दिनों से कुछ मीठा नहीं खाया, आज अगर थोड़ा हलवा मिल जाता तो। अरे समधी जी, हलवा और इस उम्र में? ना 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 ना, अगर आपको मिठाई खाना है तो मैं आपको हेल्दी मीठा खिलाता हूँ। ये खजूर और ड्राई फ्रूट के लड्डू है, एक बार ये खाइए, हलवे को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। आप भी लीजिए समधन जी। अरे बेटा तुम भी खाओ। राधिका के पापा के कहने पर सब वो लड्डू खाते हैं। उन्हें वो लड्डू बहुत टेस्टी लगते हैं। अब 1 महीने तक उनके घर में रहते रहते उन सबको हेल्दी खाना खाने की आदत पड़ जाती है, जिससे उनके फिजुल के खाने की आदत तो खत्म होती ही है, लेकिन उनकी सेहत में भी बहुत सुधार आता है। 1 महीने बाद जब वो अपने घर वापस आते हैं, दीदी 1 महीने तक कितना एंजॉय किया ना हमने, लेकिन अब फिर से पूरा दिन खाना 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 ही होगा। बाहो, ये लो, नाम लिया और बुलावा आ गया। दोनों जल्दी से हॉल में जाती हैं। जी मम्मी जी। अरे बेटा, मैं ये कह रही थी आज रात को खाने में ना कुछ हल्का फुल्का ही बना लेना, मेरे ख्याल से खिचड़ी ठीक रहेगी। खिचड़ी, वो भी इस घर में? आपकी तबीयत तो ठीक है ना माँ जी? अरे राधिका के मायके में ऐसा खाना खाकर तो हमारी तबीयत सच में ठीक हो गई। इसके मम्मी पापा ने हमें जैसा खाना खिलाया और हमसे रोज़ जो कसरत करवाई ना, उससे हमारी सेहत तो बहुत अच्छी हो गई भाई। हाँ बहू, हम तो फिजुल में ही इतना तला भुना और मसाले वाला खाना खाते थे। खाने को देख देख कर पहले हमारा वही खाने का मन कर जाता था, लेकिन ये जो 1 महीना तुम्हारे मायके में बीता है, उसके बाद हमें हेल्दी खाना खाने की अहमियत समझ में आ गई।
आज से हमारे घर में भी वैसा ही खाना बनेगा जैसा तुम्हारे मायके में बनता है। हाँ बहू, अब हमें अपनी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना। अच्छा हुआ जो हम 1 महीने के लिए तुम्हारे मायके रुकने के लिए गए। जाओ खिचड़ी बना लो। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और फाइनली उनकी खाने की ये प्रॉब्लम अंत में सुलझ ही जाती है।